आदाब नाजरीन, सियासत टीवी के बेहद ख़ास प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं आपका मेज़बान केबी जानी आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, हैदराबाद सरज़मीन को ये फ़ख्र हासिल है कि इन्होंने कई ऐसे फ़नकारों को जन्म दिया जिन्होंने वर्ल्ड लेवल पर हैदराबाद का नाम रोशन किया। अगर हम गज़ल गायकी की बात करें तो आज एक ऐसे लेजेंड गज़ल सिंगर के बारे में हम बात करेंगे जिन्होंने अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में उर्दू की बेजबहा खिदमत की और कई एक ऐसे प्रोग्राम पेश किए जो देश विदेश हर जगह इनकी आवाज़ गूंजती रही और लोग काफ़ी सताइश करते रहे। उनका नाम है उस्ताद विट्ठल राव साहब। मेरे कत्ल से पहले तुमको सोचना होगा, आज के दामन पर अश्क मेरे डलते हैं, गम के तेज रौधारे, गम के तेज रौधारे रास्ते बदलते। तो आज हमारे इस प्रोग्राम में हैदराबाद के लेजेंड गज़ल सिंगर विट्ठल राव साहब से जुड़े हुए दो महान शख्सियतें मौजूद हैं जिनसे आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो जनाब सैयद आसिफ अली साहब, जो गज़ल की दुनिया के भी बेताज बादशाह है और ये गज़ल गायकी के साथ साथ तबले में भी महारत रखते हैं और ये संगीत साधना एकेडमी के नाम से ये इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं। और एक हमारी जो दूसरी गेस्ट हैं वो है उस्ताद मोहतरम विट्ठल राव साहब की दुख्तर मोहतरमा संध्या विट्ठल राव जी, जो हमारे साथ मौजूद हैं। आप भी बहुत अच्छी सिंगर हैं और बहुत अच्छी ऑर्गेनाइज़र हैं, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल किया जाता है हमारे इस प्रोग्राम में। बड़ी खुशी हो रही है कि आज आप यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ और विट्ठल राव साहब की कुछ बातें हम इस शो के ज़रिए ज़रूर हमारे नाज़रीन को बताएंगे। सारे ऑडियंस को मेरे तरफ से सलाम वालेकुम। और मैं संगीत साधना से जुड़ा हुआ आर्टिस्ट हूँ और उसी ताल्लुक़ से आज यहाँ पर इंटरव्यू हो रहा है। हमारे भाई का बड़ा मैं शुक्रगुज़ार हूँ, बहुत हमारे लिए किए हैं ये। और इंशाअल्लाह आज जो भी होंगे आपके सामने, जो भी इंटरव्यू हमारा होगा, इंशाअल्लाह आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सभी नाज़रीन को संध्या विट्ठल राव यानी मेरा आदाब है। और आज हम यहाँ पहली बार सियासत टीवी से हम ऑडियंस के रूबरू हो रहे हैं और केबी जानी भाई का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमको इस काबिल समझे हैं कि आज हमारा इंटरव्यू ले। जी। तो बहरहाल चलिए बातचीत का सिलसिला हम शुरू करेंगे। पहला सवाल ये है जनाब आसिफ अली साहब आपसे कि ये जो संगीत का जो सफ़र है वो किस तरह शुरू हुआ आपका, उस बारे में बताएं। वैसे मेरे घर में मेरे वालिद साहब को संगीत से बहुत शौक था, लेकिन वो पॉपुलैरिटी के कायल नहीं थे, बस घर में ही चू करते थे। तो उनको देखकर थोड़ा सा डीएनए में भी आ गया है, मुझे भी शौक था गाने बजाने का। तो मैं बनवारी लाल जी का तबला सिखाऊँ और उसके बाद से हारमोनियम भी उन्हीं के पास सिखाऊँ। और विट्ठल राव साहब को देख कर गज़लों का मुझे भी शौक़ हुआ और मैं उन्हीं के नक्शे कदम पे गज़ल गाने की कोशिश करता हूँ और इंशाअल्लाह आगे भी वही रहेगा। अच्छा, संध्या विट्ठल राव जी, जब आपके नाम से खुद आपके वालिद मोहतरम का नाम जुड़ गया है तो बहरहाल आपका ये जो सफ़र है वो किस तरह इसकी शुरुआत हुई? विट्ठल राव साहब के गुजरने के बाद आपने इस फील्ड को अपनाया, वो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को ज़रूर बताएं। जी, मेरे वालिद साहब के जाने के बाद हमारे घर से यानी बाबा के वारिस जो है जी,
वो कोई इस क्लास को आगे चलाने की कोशिश करना चाह रहे थे। तो वो हिसाब से मैं जो है कदम आगे बढ़ाई हूँ और आज आसिफ अली साहब के सरपरस्ती में आज हम वो क्लास भी अच्छे से चला रहे हैं और बाबा के बाद यानी जी। उनके इंतकाल के बाद 2016 से मैं भी इस फील्ड में जुट चुकी हूँ और आए दिन आप बहुत सारे प्रोग्राम्स में भी जी पार्टिसिपेट कर रही हैं, बहुत सारा मतलब गजलें भी सुना रही हैं। जी बहरहाल कोशिश आसिफ साहब, आपसे मेरा जो सवाल है वो है कि जिस तरह आपने शुरुआत में बताया कि भाई आपने तबले की जो तालीम हासिल की जी वो किससे? बनवारी लाल जी, जी हमारे उस्ताद थे बनवारी लाल जी, बहुत ही सीनियर, उस जमाने में भी बहुत सीनियर आर्टिस्ट थे वो और बहुत अच्छा तबला नवाज थे। तो उनके पास मेरे वालिद साहब ले जाकर उनके पास रखे थे और उनसे रिक्वेस्ट किए थे कि मुझे तबला सिखाए। तो मैं 1-2-3 साल उनके पास तबला सीखा और थोड़ा सा ज्ञान आने के बाद हारमोनियम की तरफ मेरा रुझान हुआ, क्योंकि हारमोनियम मुझे बहुत पसंद था। तो मैं वहाँ हारमोनियम अंबाजी राव से सीखा हूँ, अंबाजी राव से थोड़े दिन सीखा हूँ और अल्लाह के करम से अब थोड़ा सा उसमें बजा लेते हैं और अल्लाह करीम है। विठल राव साहब को देख देख कर उनके गजना सुनकर उनके स्टाइल ऑफ हारमोनियम बजाना देखकर मुझे भी ये शौक हुआ कि मैं भी इसी स्टाइल में गजल सुनाऊं और इसी स्टाइल में हारमोनियम बजाऊं। तो अब वैसी बजा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, खत्म, और कोई खास बात नहीं। लेकिन एक बात है आसिफ साहब, जिस तरह आप बताते हैं कि भाई आपने शुरुआती दौर में तबले की तालीम हासिल की, उसके बाद फिर आप हारमोनियम, फिर उसके बाद गजल गायकी की तरफ आए, यानी धीरे धीरे। तो अभी मुझे ये बताइए, जब आपने ये 3 चीजों का तालीम हासिल की, सबसे टफ क्या रहा आपके लिए? हारमोनियम बहुत टफ रहा। अच्छा। तबले का तो 1-2-4 चीजें ऐसे थे वो बजा के इंसान खुश हो जाता था। अच्छा। लेकिन हारमोनियम एक वाइड सब्जेक्ट है और उसमें जो थाट है, जो चीजें बजाना होता है, बहुत मुश्किल होता है और उसके लिए ज्यादा इंसान अपनी कोशिश करना पड़ता है, तो तब कुछ जाके हासिल होता है इसको। तो ऐसे हम भी वैसे किए हैं, बहुत अपना वक्त पूरा इस पे वो किए हैं। मैं बाहर भी था तो मेरे साथ हारमोनियम रहता था। अच्छा। मैं कितने साल बाहर, 9 साल बाहर रहा। अच्छा। मैं जब भी रहा बाहर भी प्रोग्राम्स किया मैं, तो मैं हारमोनियम अपना लेके सीखता था वहीं पर और मुझे मेरा कोई गुरु नहीं था इसमें सिवाय अंबाजी राव। वो थोड़े दिन के बाद उनका भी इंतकाल हो गया था, तो अब मैं बजाना शुरू करा। तो अब अल्लाह साथ देता है तो कर लेना पड़ता है। चलिए, अच्छी बात है। जब आपने तबले की तालीम हासिल की, फिर उसके बाद फिर हारमोनियम, फिर गजल, तो इसकी जो सबसे पहले, अगर मान लीजिए अगर आपको याद आता हो, तो पहला प्रोग्राम कौन सा रहा होगा? मेरा पहला प्रोग्राम जो था, मेरे पौले साहब एक फोटोग्राफर थे, बहुत बड़े फोटोग्राफर थे उस जमाने के। तो उनके घर में उनके बच्ची के बर्थडे में फर्स्ट टाइम मैंने हारमोनियम बजाया था, ये मुझे अच्छी तरह याद है। और वहीं पर कुछ तबला भी बजाना था, वो भी बजाया। उसके बाद से इस्लामिया बाजार में था मैं, मेरे जितने साथियाँ थे तकरीबन आर्टिस्ट ही थे, तो उनके साथ बजाते कैसी प्रैक्टिस हो गई। चलिए, मैं चाहता हूं कि जो गजल आपने पहली मर्तबा सुनाई होगी, अगर आपको याद आती हो तो वो जरूर सुनाएं। फिल्मी दौर था। अच्छा। हाँ, जी फिल्मी, ये बहुत ऑर्केस्ट्रा, सीनियर आर्टिस्ट हूँ मैं, बहुत जमाने का। ये नहीं, देखिए, हमें जो इल्म है, आप एज ए गजल आर्टिस्ट यहाँ पर बैठे हैं, जी। लेकिन सिंगर तो सिंगर होता है। हाँ जी। चाहे गजल हो, लाइट क्लासिकल की बात है, हाँ ये जी, है ना। जी। लाइट में जो भी चीजें बनती है वो फिल्मी होती जी, है ना। बिल्कुल। क्लासिकल का जो रंग होता है उस गजल, अलग है। ठुमरी जी, या जी। फिर सूफी, हम जी। इसका नाम ले सकते हैं ना। जी। तो चलिए, जब फिल्म का जिक्र आप कर चुकी हैं, तो कौन सा गाना आपने गाया होगा? तुम न जाने किस जहां में खो गए, हम भरी दुनिया में तन्हा हो गए, तुम न जाने किस जहां में खो गए। बड़े सैड गाने से आपने आगाज किया। क्या बात रही होगी। देखिए, नहीं, देखिए, आसिफ साहब तो इतने हैंडसम, और फिर आप
माशाल्लाह जवानी में तो भाई फिर तुम ना जाने किस जहां में खो गए, तो इसका मतलब है कि आपने कुछ ठोकर खाई थी। चलिए अभी मैं मैडम से जानना चाहूंगा, क्योंकि आपका भी जो सफर है मुख्तसर सा कैरियर है, क्योंकि आपके वालिद मोहतरम के गुजरने के बाद आप गजल गायकी की तरफ आ रही हैं। बहुत सारे प्रोग्राम्स में हम देखते हैं। आपने जो शुरुआत की थी, अच्छे इंसान मरीजों का ख्याल अच्छा है, हम मरे जाते, हाँ हम मरे जाते, तुम कहते हो हाल अच्छा है, अच्छा है, अच्छे वाह वाह वाह, बहुत जबरदस्त। संध्या जी, एक सवाल मेरा ये है कि जो सिंगर संगीत घराने से हो और आम फहम सिंगर्स में आप कितना फर्क महसूस करती हैं? देखिए, ये एक अल्लाह ताला की तरफ से हमारे ऊपर एक मेहरबानी ये हुई है कि हम विठल राव साहब की दुख्तर है, तो ऑलरेडी हमको ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। और कंपटीशन अगर देखा जाए तो एक नॉर्मल सिंगर या आर्टिस्ट को जितनी मेहनत करनी पड़ती है, हमको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि ऑलरेडी नाम पीछे हैं हमारे। तो ये काफ़ी बहुत बड़ा फ़र्क है एक नॉर्मल सिंगर जो आगे आ रहा है उसके लिए और हमारे लिए। ये हमारे हमारे ऊपर एक ख़ास मेहरबानी हुई है ऊपर वाले की तरफ से। मतलब आप उस घराने से ताल्लुक रखती घराने से हैं। ताल्लुक़ रखती हूँ, इसके लिए ज़्यादा स्ट्रगल तो नहीं किया। सब आप जो हमको बिल्कुल। बताते हैं, सिखाते हैं, आपसे ही सीखती हूँ मैं, क्योंकि ये एकलव्य शिष्य है मेरे वालिद साहब के। ये मेरे वालिद साहब को देख-देख के सीखे हैं। ये जो सीखे हैं वो मेरे को सिखाते हैं, और आज आप जैसे बता रहे हैं कि हम थोड़ा बहुत जो भी नहीं गाते बहुत हैं अच्छे, नहीं या अच्छा थोड़ी गा रहे हैं। जी। नहीं, लेकिन मेरा जो सवाल था कि जो आम सिंगर जिस तरह आप बताती हैं कि भाई हम्म। काफी स्ट्रगल करना पड़ता है, बिल्कुल। और जो संगीत घराने से जुड़ा हुआ जी, सिंगर है बिल्कुल। उसको आसानी तो होती है, मेहनत कम। देखिए ये अलग बात है, आप जिस तरह बताया कि भाई आपको प्लेटफॉर्म तो बड़ी आसानी से प्लेटफॉर्म मिल बहुत जाता है, आसानी से मिला है, लेकिन साथ साथ एक डर सा भी लगा रहता बहुत है, ज़्यादा। चूंकि देखिए आपके पीछे एक फैमिली का भी नाम जी, होता है। बिल्कुल। अगर आप मान लीजिए कुछ गलती करती हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये ये भी आप बिल्कुल बताइए ना। हाँ जी, ये सबसे बड़ा खतरनाक हाँ पॉइंट है कि कोई आम सिंगर जो है गलती करा तो शायद उस, पब्लिक आवाम जो है उनको माफ कर दे, जी पर विठल राव उस्तादी साहब के हाँ, उस्तादी घराने के कोई मतलब आर्टिस्ट कोई अगर आर्टिस्ट परफॉर्म अगर कर रहा है, गलती या कुछ थोड़ा भी ऊंच नीच होता है तो काफी फर्क पड़ता है, बुरा असर पड़ता है। जी तो इसलिए ये डर शायद मेरे को जिंदगी भर रहेगा क्योंकि जब तक मैं गाऊंगी तब तक ये डर रहेगा कि अगर मेरे से कोई गलती होती है तो मेरे घराने पे नाम आएगा। हाँ बिल्कुल। नहीं, ये जहन में रख के चलना बिल्कुल, पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल सर, सही बात है। बिल्कुल। देखिए आसिफ साहब तो खैर अपनी जगह है, ऑलराउंडर है ये ये। तो जो है ऑलराउंडर है। अगर हारमोनियम नहीं मिली तो तबला लेके शुरू हो बिल्कुल। जाएंगे, अगर तबला नहीं मिला तो नहीं, फिर सिंगर की हैसियत से भी आ जाएंगे। अगर वो सब नहीं है तो ये आपको ये बात भी मैं बता दूं, आप मतलब पुराने ज़माने में जब आप स्टार्ट करे थे, म्यूजिक सफ़र आपका जब शुरू हुआ था, आप अकॉर्डियन बजाते थे। अच्छा, हो। विजय रागनी ओके। ऑर्केस्ट्रा में अकॉर्डियन बजाते थे। अरे क्या बात है। विजय रागनी ऑर्केस्ट्रा बहरहाल आपने क्या क्या किया है वो आज समझ में आ रहा है। तो देखा नाज़रीन, हमारे साथ जो आर्टिस्ट जुड़े हैं ये कोई कम नहीं है, बिल्कुल। यानी आप स्टेज दे दीजिए, कुछ भी कर जाएंगे और अपना प्रोग्राम निकाल लेंगे, है ना। चलो, अच्छी ऑडियंस बात को अच्छे से एंटरटेन करते हैं। ये बिल्कुल। फुल एंटरटेनर है एक। है, सही बात है, फुल टू माइंड में। इंटरटेन हाँ, है। हाँ जी। बिल्कुल। लेकिन बिल्कुल। आसिफ साहब, एक सवाल मेरा ये है कि आपने उस दौर में ऑर्केस्ट्रा में एज ए अकॉर्डियन प्लेयर भी काम किया। जब आज आप देखते हैं महफिलों को तो आप कितना फर्क महसूस करते हैं? बहुत फर्क महसूस बहुत होता है। बड़ा लोग है। जो वेरी प्रोफेशनल हो गए हैं, वो जमाने में उतने प्रोफेशनल नहीं थे। लोग बजाने के शौकीन थे, सीखने के शौकीन थे,
और कुछ entertain acquire करना चाहते थे। आज वो कुछ नहीं रहा, खाली वो लोग प्रोफेशन की वजह से जो भी करते हैं पैसे के लिए करते हैं। मैं खुला बताता हूँ, मैं खुद देख रहा हूँ, मैं भी वो बात नहीं, लेकिन वो जमाने में नहीं था। वो जमाने में लोग आपसे कुछ सीखने के लिए वक्त दे देते थे। आज नहीं दे सकते, कोई भी वक्त सीखने का नहीं है, खाली कमाने का है, ऐसा। नहीं, लेकिन देखिए आसिफ साहब, आपने जो शिकायत दर्ज करवाई है इस प्रोग्राम के जरिए, देखिए आर्टिस्ट को अगर पैसा नहीं मिला तो फिर वो कहाँ जाएगा, क्योंकि प्रोफेशनल होना अपनी जगह है, बिल्कुल सही है। लेकिन देखिए भाई उसका गुजर बसर इसी के ऊपर हगर है। एक स्टेज के बाद से आप प्रोफेशनल हुए तो बहुत अच्छी चीज है। जब आप इनिशियली कुछ करते हैं तो आप सिर्फ सीखना चाहते हैं, सीख के प्रोफेशनलिज्म अक्वायर करते हैं। तो वो जमाने में लोग सीखने के बावजूद भी दे वुड हैव नॉट आस्क फॉर मनी, किसी कुछ कभी होने थे, मनी मिंटिंग करने का इरादा नहीं, सिर्फ सीखने का, लोगों पे पॉपुलर होने का ऐसा जज्बा था वो। अब ऐसा नहीं है, अब तो सब अच्छे बजा रहे हैं, और नेचुरली जब बजाते हैं तो दे विल आस्क फॉर द रेम्यूनरेशन आल्सो, ऐसा है। नहीं, लेकिन देखिए ये चीजों को हम जब बारीकी से देखते हैं, जो भी प्रोफेशन में आता है तो वो कुछ जहन में रख के आता है कि भाई बिल्कुल मुझे चाहिए। कुछ मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। आप देखिए खास बात यह है आसिफ साहब, क्योंकि आप, मैं समझता हूं इसको आपने प्रोफेशन के तौर पर नहीं बनाया नहीं होगा, बनाया, इसी वजह से आपकी जुबान से ये मेरे सारी से। चीजें बस ये आ है। रही हैं। वैसे हमारे एसोसिएशन का भी मेन एम यही है कि संगीत को स्प्रेड करें और Without- बाबा की जो भी कंपोजिशंस है नए नए स्टूडेंट्स बनाएं और नए नए लोगों को हम सिखाएं, कभी किसी क्योंकि से हम 1 रुपया नहीं हमारा लेते हैं। मोटिव प्रॉफिट मोटिव नहीं है सिर्फ संगीत थोड़ा साथ सा में। बिल्कुल। आसिफ अली साहब, मेरा अगला जो सवाल है वो ये कि आप गजल की दुनिया में या गजल गायकी के मैदान में काफी अरसे से हैं, इस बीच आपने क्या तब्दीली महसूस की, उस बारे में बताएं। अगर आप कुछ अरसा पहले चले जाते हैं तो इतना मेलोडियस चीजें नहीं थे जो आज के आर्टिस्ट जो पैदा किए हैं। आज के आर्टिस्ट बहुत ही आगे चले गए हैं और संगीत से बहुत जुड़ गए हैं, और गजल को ऐसा गाते हैं कि रूह खुश हो जाती है। वो जमाने में इतना ज्यादा पर्टिकुलरिटी नहीं थी, आम गाते थे, बस खत्म होता ही था। आज बहुत सोच समझ के गाते हैं, कहीं लोग कुछ गलतियां ना निकाले और हमारी गायकी में कोई फर्क ना आ जाए, तो ये सब देखते हैं। वो जमाने में उतना नहीं था, पब्लिक भी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी, जो भी गाते थे सुन लेते थे, ऐसा था। आजकल बहुत, जैसे कि बड़े बड़े कलाकार है, ये गजल गाते हैं तो फिर सारे महफिल लूट लेते हैं वो लोग, सिर्फ उनका अंदाज उसका होता है। वो लेकिन- अंदाज नहीं था जी, वो जमाने में, ये अंदाज नहीं था। आज का अंदाज बहुत अलग है। आप किस तरह की गजलें गाना पसंद करती हैं? देखिए साहब, गज़लें जो मैं गा सकती हूँ मैं वही सीखने की कोशिश करती हूँ। वैसे तो मेरी ख्वाहिश है कि मेरे बाबा वालिद साहब जो गज़लें गाए, मैं सिर्फ उन्हीं को, ज़्यादातर मैं उन्हीं की गज़लें गाती हूँ। अच्छा, मेरे जो वालिद साहब आपके वालिद मोहतरम ने कंपोज जो किया है। कंपोज किया हाँ है। जी, उन्हीं की गज़लें, क्योंकि उन्हीं, मेरा मकसद वही है कि उनकी गज़लों को मैं, वो उतने प्रोफेशनल नहीं थे, अच्छा, मतलब अपनी रिकॉर्डिंग्स वगैरह करा के अपनी धुन, हालांकि बॉलीवुड वाले भी उनसे धुन लेके जाते थे, हाँ, तो वो इतने प्रोफेशनल नहीं थे उस बारे में। तो उनकी गज़लें अभी हम जितने शागिर्द या हम घर वाले जो हैं, बेटी या बेटा जो है, उनको पॉपुलर, वैसे तो पॉपुलराइज हो गए हैं वो गज़लें पूरी कंपोजिशंस, मगर हमारी भी कोशिश यही रहती है कि उन्हीं की कंपोजिशन को आगे बढ़ाए। तो मैं सिर्फ वही चीज़ें गाने की चलिए, कोशिश करती हूँ। आपने जिक्र किया विठल साहब की कुछ कंपोजिशन, जो अभी थोड़ा सा एक और गुनगुना दें ज़रूर। जो आप गाती हैं रेगुलर में। हाँ जी, ये बहुत पॉपुलर चीज़ है, मेरे वालिद साहब बहुत महफिलों में गाते थे, तो मैं कोशिश करती हूँ साहब आपको सुनाने जी की। जी। आज उनके दामन पर अश्क मेरे ढलते, आज उनके दामन पर अश्क मेरे ढलते, गम के तेज रौधारे, गम के तेज रौधारे, रास्ते बदलते। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया अच्छे। साहब। विठल साहब की बहुत सारी चीजें जी, गा रही हैं। कोशिश कर रहे हैं गाने की। बिल्कुल। तो
वैसे मुझे जो इल्म है, वैसे खैर दुनिया जानती है कि आप लोगों का घराना मराठी घराना है, जी, महाराष्ट्र। तो उस लिहाज से आप एक मराठी, आपके वालिद साहब खुद एक मराठी घराने से ताल्लुक़ रखते थे। उर्दू को समझना और इसको गाना कितना मुश्किल रहा होगा, इस बारे में बताएं। सब हमारे लिए तो कोई मुश्किल नहीं रहा, फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि माहौल ही वो मिला हमको। हमारा रहन सहन हैदराबाद में पहले पैदा हुए हैं, पैदाश यहाँ की है, तो हमको कभी, क्योंकि घर में बोलचाल भी उर्दू ही होती थी। अच्छा, तो जब से पैदा हुए तब से हर बार सिर्फ कान में बाबा की चीज़ें ही सुनने को मिलती थी। तो इस लिहाज से हमको उर्दू, मतलब लिखाई पढ़ाई नहीं है, पर बातचीत समझना ये सब उर्दू इतना मुश्किल नहीं रहा हमारे ओके। जब आप जो है अपने बचपन में लिए। जी, आपके वालिद मोहतरम यानी जनाब उस्ताद विट्ठल राव साहब को देखते थे, तो वो जो प्रैक्टिस करते थे, हाँ जी, कितने घंटे प्रैक्टिस होती थी, अगर आपको याद आता हो? 8 से 10 घंटे की प्रैक्टिस होती थी साहब, क्योंकि क्लासेस चलते थे बाबा के, तो शार्प 2 बजे से रात में 8 बजे तक। जी, उसके बाद फिर प्रोग्राम, ओके, तो वो सारा दिन सारी रात प्रैक्टिस ही होती थी बाबा की। अच्छा, तो जितने देर क्लास चलती थी हमको सुनने को मिलता था वो। अच्छा, हालांकि इतना हमारा ज़्यादा रुख नहीं था उस चीज़, गज़ल गायकी या गज़ल में इंटरेस्ट तो खैर घराना वही है, तो इंटरेस्ट तो है, पर संगीत से उतनी हाँ, रुचि नहीं थी। रुचि थी साहब, मगर मेरे वालिद साहब की एक ख्वाहिश थी कि मेरे बच्चे पढ़ लिख के एक मुकाम हासिल करना, अच्छी डिग्री हासिल करना, क्योंकि मेरे वालिद साहब खुद सिर्फ 10th या 11th तक ही पढ़े थे, वो भी उर्दू मीडियम से। अच्छा, तो उनकी ख्वाहिश थी कि उनके बच्चे कोई डिग्री हासिल करना। तो मैं उनके ख़ानदान में मैं सबसे ज़्यादा एमकॉम करी हूँ, अच्छा, पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने किया है। तो अच्छा, वो उनकी ख्वाहिश की वजह से मैं इतना पढ़ सकी। तो वो उनका क्या था, अगर वो नए कोई स्टूडेंट आते हैं तो उनको ये बोलते हैं पहले कि आप पहले अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना, और जब वेकेशन होता है तभी सिर्फ ये गाना सीखने आना, क्योंकि अच्छा, वो उस चीज़ में डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए पढ़ाई में। तो हमको भी इसी तरीके से वो पढ़ाई की तरफ ज़्यादा हमारा मतलब ध्यान रखने के लिए बोलते थे। अगर शायद हम बचपन से वो ये आप मेरे वालिद साहब की प्रोफेशन की तरफ हम अगर इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो आज शायद हम कहीं और रहते मतलब गाने नहीं, नहीं, बजाने में, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल, गजल नहीं है। सिंगर। लेकिन अभी हमारी शुरुआत हुई है, सही बात लेट। नहीं, क्योंकि देखिए आपके वालिद मोहतरम का ख्वाब था कि जी, भाई बिल्कुल। बच्चे पढ़ लिख कर कुछ एक मुकाम हासिल करें। मेरे घर वो में सभी ग्रेजुएट्स हैं। अच्छा, हम 5 बच्चे हैं बाबा के, हम पूरे मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, बाकी सब बाकी ग्रेजुएट्स पूरे हैं। ग्रेजुएट जी, रहे। चलिए, आपके वालिद मोहतरम की जो ख्वाहिश थी जी, वो तो पूरी हो गई, है ना? बिल्कुल। अब तो खैर आप गायकी की तरफ भी आ गई हैं। जी, चलिए, कोशिश। बहुत अच्छी बात है। आसिफ साहब, संगीत साधना का हम जिक्र करें तो ये जो एकेडमी कायम हुई है उस बारे में बताएं कि ये कितने साल का अरसा हुआ? 1983 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और राव साहब ही फाउंडर मेंबर थे, फाउंडर प्रेसिडेंट, अभी भी न हो, फाउंडर प्रेसिडेंट थे। और उन्होंने बहुत कोशिश करके उसको एक स्टेज पे ला दिए थे, और बाद में जब वो ज़रा अलील हो गए थे तो ज़रा सिंकिंग कंडीशन में आ गया था। लोग उनकी शागिर्दें आना जाना थोड़ा कम हो गया था, प्रोग्राम्स भी कम हो रहे थे। तो राव साहब का तो ये ज़रा अच्छा नहीं लगा, मतलब मेरे वालिद साहब का नाम हमेशा ऊंचा होना चाहिए। तो फिर ये अपनी कोशिश से फिर री एस्टैब्लिशमेंट करके लोगों को इनवाइट करके अब रेगुलर प्रोग्राम्स करने से अब थोड़ा इस्टेब्लिश हो गए माशाल्लाह से। चलिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको रोकना चाहूँगा। तो नाजरीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम जारी रखेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए आप अपने दोस्त और होस्ट के बी जानी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।
Thank you.